हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा था। आई होप लेक्चर 5 और 6 में। आज के हम इस लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे, राइट। तो कंपोनेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है और ये हम मैथमेटिकली फाइंड कैसे करते हैं। ओके, सो दिस विल बी द लेक्चर 7। तो टॉपिक आपका आज क्या होने वाला है? कंपोनेंट। कंपोनेंट और इसको हम सम टाइम रिजोल्यूशन और सम टाइम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो तीनों एक ही चीज है। तो फिजिकली क्या है ये हम समझते हैं, पर कहीं कंपोनेंट दे रखा होगा, कहीं रिजोल्यूशन दे रखा होगा, कहीं प्रोजेक्शन दे रखा होगा। इससे आपको घबराना नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, राइट। कंपोनेंट्स कैसे लेंगे किसी वेक्टर का, रिजोल्व कैसे करेंगे वेक्टर को, या वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, ये हम देखते हैं। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, सपोज ए। एक वेक्टर है ए, अब एक लाइन दे रखा है, सपोज दिस इज लाइन। ओके, अब ये बोल रहा है इस वेक्टर ए का इस लाइन के अलावा कंपोनेंट निकालो। इस वेक्टर ए का इस लाइन के अलावा कंपोनेंट निकालो। तो पहले कंपोनेंट होता क्या है डिफाइन करते हैं, फिर हम मैथमेटिकली इसको चलते हैं, राइट। कंपोनेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसको आप चाहो तो मोर देन टू वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। मोर देन टू वेक्टर्स में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो स्प्लिटिंग ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर इज कॉल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और टेकिंग कंपोनेंट। ओके, अब फाइनली जब इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी, फाइनली जब इस कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। थोड़ी देर में आपको और समझ में आएगा, मे बी डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होता है। पहले अभी तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। ओके, तो कंपोनेंट क्या लिखेंगे? कंपोनेंट और रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मीन्स resolution of a vector means breaking or taking effect of a resultant vector along different direction, along different direction, right। तो किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना या उसको रिजोल्व करना या उसको ब्रेक करना, डिफरेंट डायरेक्शन में ही किसी वेक्टर का हम बोलते हैं कंपोनेंट लेना, उस वेक्टर को रिजोल्व करना, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? रिजोल्यूशन। ओके, जैसे मान लीजिए आर एक वेक्टर है और ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। आर एक वेक्टर है जो ए बी सी डी से मिलकर बना है। मतलब ये है ए बी सी डी को आप जब जोड़ देंगे तो आपको आर मिलने वाला है। जब ए बी सी डी को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर मिलने वाला है। मतलब ए बी सी डी जो क्या है, इसके कंपोनेंट्स है, किसके? इस आर वेक्टर के। इस आर वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है दैट इज ए बी सी डी। फाइनली जब ए बी सी डी को आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को आप डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, एंड जो डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक करने के बाद वेक्टर मिला उसको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे एबीसीडी ये डिफरेंट डायरेक्शन में इस आर का कंपोनेंट्स है, तो फाइनली जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको आर वेक्टर मिलेगा, राइट।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वी ऐड रिजोल्व vectors we will get रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये है कि जो रिजल्ट किया हुआ वेक्टर है उसको आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। अब फिजिकली इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है, और इस वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए, और पूछ रहा है इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए। तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, आप इस वेक्टर ए के जितने सारे पॉइंट्स है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जिस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट पूछ रखा है। जिस लाइन के अलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट पूछ रखा है, इसके हर एक पॉइंट से, ईच एंड एवरी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जितने सारे पॉइंट हो सकते हैं वेक्टर ए में, वो सभी को लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये पी क्यू आ रहा है, ये लेंथ कितना मिला परपेंडिकुलर पॉइंट्स का, सारे पॉइंट को आप अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलने वाला है, एक लाइन मिलेगा जिसको हमने पी क्यू नाम दिया। ओके, इस पी क्यू को हम बोलते हैं वेक्टर ए का प्रोजेक्शन और कंपोनेंट और रिजोल्यूशन along the given line, along the given line. Got the point? So here PQ is the component, PQ is the component of vector A, vector A. ओके, अब यहाँ पे देखना ये है कि जैसे मैंने वेक्टर ए लिया था और इसका मैंने बोला था इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन बताओ या इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट बताओ, तो इस वेक्टर ए के डिफरेंट पॉइंट को कंसीडर किया और हमने परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे। अब क्या करना है, सिंपली आपको दो एंड्स पॉइंट कंसीडर करने हैं इस वेक्टर ए के, और यहां से जिस लाइन के अलोंग कंपोनेंट पूछा है वहां पे आपको परपेंडिकुलर डाल देना है। ओके, क्योंकि बाकी सारे जो पॉइंट इस वेक्टर पे होंगे वो इसी दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे यहाँ का एक पॉइंट ले लिया तो इसका यहीं पे लाई किया, इस यहाँ का पॉइंट ले लिया तो पी और क्यू के बीच में ही लाई करेगा। इट मीन्स दैट इफ ए गिवन वेक्टर, for a given vector, thus just to have to consider the ends point, I mean the tail and head, and draw the perpendicular from tail and head towards the given line. मतलब जिस लाइन के अलोंग आपको कंपोनेंट उसका निकालना है, the length of points, the length of points on a line on which we have drawn the perpendiculars, that will be the equal, that will be equal to the projection of vector, projection of vector, right? So this is the physical meaning of vector A। मतलब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, वेक्टर ए का सारे पॉइंट्स को लेना है, जिस लाइन के अलोंग आपको कंपोनेंट चाहिए उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और उसको सारे पॉइंट को मिलाकर एक जो लाइन बन रहा है यहाँ पी क्यू, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर ए का परपेंडिकुलर। तो जस्ट आपको एंड पॉइंट्स कंसीडर करना है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर है पी क्यू के बीच में ही लाई करेगा। तो एंड पॉइंट को लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और फिर ये लेंथ निकाल लेना है। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ अब हम थोड़ा इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है जो एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दे रखा है वेक्टर ए का जो मॉड है दैट विल बी इक्वल टू ए, वेक्टर ए की जो वैल्यू है किसके बराबर है, ए की। इस वेक्टर ए का कंपोनेंट्स आपको निकालना है, या इस वेक्टर ए को रिजोल्व करना है along the direction x and y। to find component of vector A along x and
वाई डायरेक्शन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट वही है, हमने क्या बोल रखा है कि इसके दो एंड्स पॉइंट को कंसिडर कीजिए, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इस पॉइंट का तो परपेंडिकुलर यहीं पे आएगा वो का। ओके, तो इस एंड पॉइंट को कंसिडर कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स। ओके, तो निकालेंगे कैसे ये? सिंपल है, ये वेक्टर ए का लेंथ था, ये हमने एक्स के अलोंग इसका प्रोजेक्शन डाला, ये एंगल हमने थीटा माना है। सपोज दिस इज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो हमको कौन सा लेंथ निकालना है? हमको ओपी लेंथ निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये? तो cos थीटा को आप क्या लिखेंगे? ओपी बाई ए ओ क्यू, ओपी बाई ओ क्यू। तो दिस ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू कॉस थीटा। तो ओ क्यू कितना दे रखा है? ए, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो हमने क्या देखा? एक वेक्टर ए था, अगर इसका प्रोजेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर ए, अगर इसका प्रोजेक्शन या कंपोनेंट या इसको रिजोल्व करने के बाद पूछ रहा है एक्स के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताइए या इसको रिजोल्व कीजिए, तो एक्स के साथ जो ये एंगल बना रहा है उसका मैं क्या ले रहा हूँ? कॉस ले रहा हूँ या साइन ले रहा हूँ? इसके साथ जो डायरेक्ट एंगल बना रहा है, जिस भी लाइन के अलोंग या जिस भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पूछा है, उसके साथ ये डायरेक्ट एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो उसका हमने यहाँ पे क्या लिया? कॉस। क्या ले रखा है? कॉस। तो सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको जनरली हम एक से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक किसके बराबर? ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो एक जो वेक्टर ए था, एक्स के साथ जो डायरेक्ट एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, उसी थीटा का हमने यहाँ पे कॉस लिया। ओके, गॉट द पॉइंट। इसी को हमने क्या बोला? एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स के साथ ये एंगल है, ये डायरेक्ट एंगल एक्स के साथ है, इसलिए हमने इसका कॉस लिया है। अब मैं बोल रहा हूँ ये परपेंडिकुलर, इसका वाई कंपोनेंट निकालिए। तो हमने क्या बोल रखा है? दोनों दो पॉइंट कंसिडर करने हैं, और जिस भी लाइन के अलोंग, सपोज यहाँ वाई के अलोंग हमको कंपोनेंट चाहिए, तो वाई के अलोंग अगर कंपोनेंट निकालना है तो दोनों पॉइंट को कंसिडर कर लिया, और फिर परपेंडिकुलर डाल दिया वाई पे, फिर परपेंडिकुलर डाल दिया वाई पे, राइट। सो सपोज दिस इज ओ क्यू पी और एम, हमको ओ एम लेंथ चाहिए। हमको क्या चाहिए? ओ एम लेंथ। केयरफुली देखिए, ये आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या दे रखा है? थीटा। तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में? देखिए ओ क्यू एम में ये एंगल थीटा है, तो ये 90 डिग्री, तो कितना बच जाएगा? दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो मान लेते हैं लेट पाई बाई टू माइनस थीटा, कोई ना कोई एंगल होगा ही। अगर थीटा की कुछ वैल्यू होगा तो ऑब्वियसली पाई बाई टू माइनस थीटा भी एक एंगल होगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, पाई रेडियन जो होता है या पाई की जो वैल्यू होता है कितने के बराबर? 180 डिग्री। पाई की जो वैल्यू होता है 180 डिग्री, ये मैं बेसिक मैथ में पढ़ाऊंगा आपको, ये ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहां से। बट ये ध्यान रखिए, पाई की वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि 10th क्लास तक जनरली बच्चे डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं, बट रेडियन में भी है एंगल्स को मेजर करने के तरीके। तो पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, तब पाई बाई टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मान लीजिए पाई बाई टू माइनस थीटा को हमने अल्फा मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल हमारा थीटा है, इसको हमने अल्फा मान लिया। दिस इज ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, राइट। अब हमको ओ एम लेंथ चाहिए, हमको क्या चाहिए? ओ एम ले, तो कॉस ले या साइन ले, ये दे रखा है, ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो कॉस अल्फा को हम क्या मिलेंगे? ओ एम बाई ओ क्यू। ओ एम किसके बराबर? ओ क्यू इंटू कॉस अल्फा, ओ क्यू इंटू ओ क्यू कितना है? ए कॉस ऑफ अल्फा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो ओ क्यू है वाई के साथ अगर ये डायरेक्ट एंगल अल्फा बना रहा है, डायरेक्ट एंगल अल्फा बना रहा है, इस अल्फा का हमने क्या लिया? कॉस लिया या साइन लिया? कॉस ही लिया।
जो भी डायरेक्ट एंगल बना रहा है किसी लाइन के साथ उसका मैं हमेशा कॉस ही ले रहा हूँ। ओके, बट यहाँ अल्फा जो है π/2 माइनस थीटा है, अल्फा जो है π/2 माइनस थीटा। अब ये दो दो एक्सिस है एक्स और वाई, इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, जैसे एक्स वाई और जेड। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ट्राई कीजिए समझने का। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, जेड और एक्स के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। तो एक्स वाई हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लिया और जेड जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। जेड क्या है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, ईच के बीच एक्स वाई ले ले या वाई जेड ले ले या जेड एक्स ले ले, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी फिलहाल मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, अब OM की जब बात करें, जब ध्यान ये देना है, जब ये वाई के साथ एंगल अल्फा बना रहा था तो अभी भी हमने कॉस ही लिया। यहाँ भी ये एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा था तो इसका भी यहाँ पे हमने कॉस ही लिया, राइट। तो जो डायरेक्ट एंगल एक वेक्टर किसी लाइन के साथ बना रहा है किसी एक्सिस के साथ, तो जो जब डायरेक्ट एंगल दे रखा हो तो आपको कॉस लेना है। जब इनडायरेक्ट या अल्टरनेट एंगल लेना हो तब क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे। तो OM को आप क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा की जगह π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, ए साइन ऑफ थीटा। तो बेसिक मैथ में मैं पढ़ाऊंगा, या मैथ वाले सर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, बट मैं बेसिक थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये cos π/2 जो होता है साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो हमारा बेसिक है यहाँ पे cos ही है जो भी डायरेक्ट एंगल बना रहा है, बट बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो cos जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल, मतलब π/2 इंटू 1, π/2 इंटू 3, π/2 इंटू 5, इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन में जब आने लगता है तो cos साइन में, सिक कॉसेक में, tan कॉट में, या वाइस वर्सा, ये कन्वर्ट होने लगते हैं, राइट। ये सब चीजें हम देखेंगे बाद में, बट अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है। तो ये मैथमेटिक्स की वजह से ये कॉस जो है साइन में चला गया। इसका मतलब ये नहीं है, जो कंपोनेंट लेने का जो तरीका है डायरेक्ट एंगल के टर्म में, वो उनसे उसका चेंज हुआ। ओके, तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है, जब एक्स के साथ एंगल थीटा दिया है, अब वाई कंपोनेंट आप निकालना चाहते हैं किसी वेक्टर का, और एक्स और वाई के बीच या दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एक्स के साथ एंगल दिया हो, वाई निकालना हो, तो आप साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे। ओके, बट ये जो वेक्टर OQ है या ए है, एक्स के साथ वो डायरेक्टली अल्फा बना रहा है, तो सॉरी थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। ओके, अगर ये डायरेक्ट एंगल अल्फा बनाता तब भी हम यहाँ पे कॉस ही लिख रहे हैं, बट अल्टरनेट एंगल के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, मतलब वाई वाला कंपोनेंट लिखना चाह रहे हैं, बट ये एक्स के साथ एंगल है। तो जब एक्स के साथ एंगल हो और एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन। ओके, तो ये आपका हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। तो फाइनली आप पूछा जाए, फाइनली एक्स कंपोनेंट आपका कितना हो गया, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, दिस इज ए, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, एक कॉस थीटा, एंड वाई कंपोनेंट जिसको हम जनरली ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए साइन थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस π/2 माइनस थीटा, मतलब वाई के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका हमने क्या ले लिया, कॉस। तो कंपोनेंट कैसे लेना है, आई होप ये समझ में आया आपको। अब हम इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको तब समझ में आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो मान लीजिए एक ब्लॉक है,
या आप पहले एक दो तीन एग्जाम्पल नहीं, हम रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम चलते हैं। सपोज एक वेक्टर दे रखा है, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और एक वेक्टर है ए, कुछ भी ले सकते हैं, ए पी क्यू से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए इसके वैल्यू 5 है, ये एक्स के साथ एंगल 30 बना रहा है, एक्स के साथ एंगल 30 बना रहा है। इसका पूछा है फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, राइट एक्स एंड वाई कंपोनेंट, राइट एक्स एंड वाई कंपोनेंट मतलब आपको क्या करना है, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है और इसका वाई कंपोनेंट निकालिए। तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर ट्राई कीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके ओके। तो क्या करना है आपको, इसका इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है एक्स और वाई में। तो ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए, राइट। चलिए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या बता रखा है, कॉन्सेप्ट हमने क्या बता रखा है, अगर एक्स के साथ वो डायरेक्ट एंगल थीटा बना रहा है तो उसका क्या लेना है, कॉस। अगर वो डायरेक्ट एंगल, एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, ए की वैल्यू 5 दे रखा है। तो अगर इनडायरेक्ट एंगल या अल्टरनेट एंगल के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको साइन लेना पड़ेगा, राइट। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स दैट इज ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। ए का वैल्यू 5 दिया है, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो एक्स कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा 5√3/2। अब वाई कंपोनेंट लिखना है, तो वाई, ये जो वेक्टर ए है एक्स के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है और वाई कंपोनेंट लिखना है। तो इस वाई कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, ए वाई। तो ए साइन ऑफ 30 डिग्री, तो एक्स के साथ एंगल है, हम वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये एंगल और एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पे साइन लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये, साइन 30 इज 1/2, ए का वैल्यू 5 है, दिस विल बिकम 5/2। आप अगर चाहे तो इस डायरेक्ट एंगल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जो वेक्टर ए है वाई के साथ डायरेक्ट एंगल क्या बना रहा है 60 डिग्री, तो ए वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। ये कितना हो जाएगा a/2, तो दिस विल बिकम 5/2। तो इसका मतलब ये है डायरेक्ट एंगल लिखना है तो आप कॉस लिखिए। अगर x के साथ एंगल है और y आप निकालना चाहते हैं और x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा साइन। ओके, गॉट द पॉइंट। ओके, तो मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूं आपको, ये करने हैं। तो मान लीजिए एक वेक्टर है, एक फोर्सेस लग रहा है किसी पार्टिकल पे, ये है आपका कितना है, मान लीजिए ये 37 है, और ये जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो आपको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स 10 न्यूटन। फाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन। ओके, स्क्रीन को पॉज करना है आपको, फिर ट्राई करना है। ओके, चलिए देखते हैं। अब करना क्या है, इस 10 न्यूटन फोर्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन को आप आगे, मतलब किसी भी वेक्टर को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, बट कंपोनेंट लेने में आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो एक वेक्टर है जिसका वैल्यू जो है, जैसे फोर्स ही लिया है हमने, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। इस 10 न्यूटन का फोर्स ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37। हमने इस वेक्टर को आगे कर दिया, क्योंकि इसे ऐसा करने से थोड़ा काम मेरा इजी हो जाएगा कंपोनेंट लेना। ये कितना हो जाएगा 37। अब ऐसा करने से ऐसा नहीं 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू बदल गई, 10 न्यूटन का फोर्स अभी भी 10 न्यूटन का ही है, बट थोड़ा आपका वर्क जो है इजी हो जाएगा। अब पूछा ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताना है इनका। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो भी एंगल बना रहा है उसका आप क्या ले लेंगे, कॉस। डायरेक्ट एंगल लिखना है तो आपको कॉस लिखना है। तो एफ एच दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 10 cos ऑफ 37। cos 37 कितना होता है, आई होप आपको पता होगा, दिस इज 4/5, 2 दैट इज 8 न्यूटन। ओके। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये है एक्यूट एंगल। ओके। कोई ये भी सोच सकता है दिस विल बी द वर्टिकल, बट ये एंगल जब आप ये कंसिडर करेंगे तो आपको निगेटिव आएगा। आपने क्या माना, ए वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, बट अल्टीमेटली वो निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इस 10 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा। क्या बोला, एक बार फिर सुनिए। इस 10 न्यूटन को आप जब इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली निगेटिव आएगा। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, बट अल्टीमेटली आंसर निगेटिव आ गया। उसका मतलब ये है कि आंसर में गलत नहीं है, जस्ट उसका डायरेक्शन उल्टा करना है आपको। बट ये वाला अगर मैं डायरेक्शन मानता हूँ वर्टिकल, मतलब इसका कंपोनेंट इधर ही आएगा नीचे की ओर, तो ये एंगल कितना है, ये 37 है। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इसका पूछा जाए इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल लिखना चाहते हैं तो इसका साइन ले लीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा साइन 37, 3/5, तो 10 इंटू 3/5, तो दिस इज 2, दैट इज 6 न्यूटन। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट एंगल के टर्म्स में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 37 है तो ये कितना बच जाएगा 53। इस 10 को, इस वर्टिकल कंपोनेंट को आप लिख सकते हैं 10 cos ऑफ 53। दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं, बट कंसेप्ट समझने की जरूरत है। दिस इज 2, दिस विल बिकम 6 न्यूटन। तो जब एक एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, दूसरे एक्सिस के साथ कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो आपको पहले एक्सिस के साथ जो एंगल दिया होगा उसका साइन लेना है। अगर आप डायरेक्ट एंगल लेते हैं तो फिर आपको कॉस लेना पड़ेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 6 न्यूटन। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए एक और प्रॉब्लम देते हैं, आप खुद ट्राई कीजिए इसको। एक ब्लॉक है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स, सपोज दिस एंगल इज 53 डिग्री, और मान लेते हैं 5 न्यूटन का है, और दिस फोर्स इज 20 न्यूटन, और ये एंगल दिया है आपका 37। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है, नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल कंपोनेंट। फाइन इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। फाइन नेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ F1 एंड F2। इस F1 F2 का नेट हॉरिजॉन्टल कितना है, नेट वर्टिकल कितना है, आपको निकालना है। ओके, अभी हम ब्लॉक का मास वगैरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल हमने F1 F2 मतलब दो एक्सटर्नल फोर्सेस ही ले लिया, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए। तो ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एक बार, और फिर ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए आप। ओके, चलिए देखते हैं। इस 5 न्यूटन फोर्स को आप चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 53, तो दिस विल बी 53। ये हमारा वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच अगर आपसे पूछा जाए एंगल कितना है, तो क्या बोलेंगे आप, 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल 90 डिग्री। ये 20 न्यूटन फोर्स देखिए, तो 20 न्यूटन फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। ये कितना है 37, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना दिया है 37, तो ये है आपका 5 न्यूटन। अब इस 20 न्यूटन और 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट देखना है और वर्टिकल इफेक्ट देखना है। तो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट अगर इसका देखें तो ये वाला 20 न्यूटन का यही कंपोनेंट आएगा, और वर्टिकल सॉरी, और इस 5 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट। तो 20 का कितना आ जाएगा, अगर डायरेक्ट एंगल है 37 हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कॉस लेंगे, कॉस 37, और इसका कितना आ जाएगा 5 कॉस ऑफ 53 डिग्री। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, नेट
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 20 cos of 37 plus 5 cos of 53. So 20 cos 37 is 4 by 5 plus 5 cos 37 is 3 by, this will gone, this will gone. तो 16 16 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 19। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया 19 न्यूटन। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 19 न्यूटन। व्हाट द पॉइंट 16 प्लस। अब हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट और इस 5 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट। अब इसमें क्या है, इस इस 20 न्यूटन और 5 न्यूटन का, इस 20 न्यूटन और 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट तो वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो क्या करेंगे इस केस में, आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव। एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा डायरेक्शन निगेटिव। ओके, अब रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाला, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने जिधर पॉजिटिव माना है उधर ही आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अगर आपका आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने जिधर डायरेक्शन माना है पॉजिटिव उसके अपोजिट में रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये जो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो इस 37 के टर्म्स में इस 20 को लिखेंगे तो साइन लिखना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 53, वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, तो इस हॉरिजॉन्टल वाले एंगल का लिखेंगे तो आपको साइन लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं चलिए ऊपर वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव। ओके, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट, नेट वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, नेट वर्टिकल कंपोनेंट नेट वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो 20, अगर साइन 37 तो हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसलिए हमने लिखा 20 साइन 37 और डाउनवर्ड को निगेटिव माना है, कितना आ जाएगा 5 साइन ऑफ 53, 5 साइन ऑफ 53। तो इसको सोल्व करते हैं। साइन 37 इज 3/5 माइनस 5 इंटू 4/5, so this is 4, this is cancel out, तो 12 minus 4 that is 8 न्यूटन। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये है इस 20 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़ेंगे वर्टिकली तो वर्टिकल कंपोनेंट फाइनली आपको अपर डायरेक्शन में ही मिलेगा। कुछ चीजें तो कैंसिल आउट होगी बिकॉज इसका नीचे वाला इफेक्ट है, बट नेट जो मिलने वाला है आपको वर्टिकली अपवर्ड। इसमें आप क्या लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा, आपको ट्राई करना है। ओके, तो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपको ट्राई करने हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मान लीजिए एक ब्लॉक है, अभी फिलहाल ब्लॉक को मासलेस मान रहा हूँ, इस पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, दिस इज 5 न्यूटन वर्टिकल, और एक फोर्स इधर लग गया कितना मान लीजिए 18 न्यूटन, तो यहाँ से एंगल 53 बना रहा है। तो आपको बताना है इस केस में नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स। राइट, नेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स, गिवन फोर्स। चलिए स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए आप।
अब देखिए, तो इस 5 न्यूटन का अब देखेंगे तो 5 न्यूटन तो वर्टिकली ही लग रहा है इस ब्लॉक पे, ये वर्टिकल दिखा दिया। ये ब्लॉक है, ये 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। बट ये जो 10 न्यूटन है वो किसी ना किसी एंगल पे लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल के साथ 53 बना रहा है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, ये हमारा 5 न्यूटन है, इस 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, तो क्या करेंगे आप, इस 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे आप, ये एंगल कितना है पाई/2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। तो पूछा जाए इस 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया। इस 5 cos ऑफ पाई/2, cos पाई/2 मतलब cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0। मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स वर्टिकल हो, वेदर इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड और इट इज वर्टिकली अपवर्ड, केवल we will get only and only vertical component, whether it is vertically upward or vertically downward. We will not get any horizontal component when the angle, when the force is vertical, when the force is vertical, मतलब अगर कोई vertical force हो उसका horizontal component नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल उसके साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या देखेंगे, जब भी कोई वर्टिकल फोर्स दिया हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में आपको नहीं सोचना, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। अल्टीमेटली वो क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। सिमिलरली अब देखिए, ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल है। अब पूछा जाए इस हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, इस हॉरिजॉन्टल 20 न्यूटन का, तो वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री। तो इस हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट 0, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 0। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही उसका एंगल कितना होगा 0। मतलब 20 न्यूटन का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और 5 न्यूटन का केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। गॉट। अब ये 10 न्यूटन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल कितना मिलेगा देखते हैं। तो इस 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 है, कितना हो जाएगा 10 cos ऑफ 53। तो कौन कौन फोर्सेस हो गया, 10 cos ऑफ 53 20, और 5 न्यूटन का तो हॉरिजॉन्टल 0 ही आ गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा ये 20, ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, प्लस 10 cos ऑफ 53, तो 20 10 cos ऑफ 53 कितना 3/5, दिस विल कैंसिल, सो इट विल बिकम 26 न्यूटन। कितना आ गया 26 न्यूटन। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया। अब नेट वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। इस 10 न्यूटन का वर्टिकल भी आएगा, इस 20 न्यूटन का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल के साथ एंगल इसका 90 डिग्री है। और ये 5 न्यूटन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, हम मान लीजिए हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो नेट वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, नेट वर्टिकल कंपोनेंट, तो आप देख लीजिए इस 10 को, आप इस ये एंगल के साथ लिखना है तो साइन लिखिए, या आप डायरेक्ट एंगल लिखना चाहते हैं तो cos 37, दोनों एक ही चीज है। तो 10 cos ऑफ 53, 10 cos ऑफ 53, सॉरी 10 cos नहीं, यहाँ पे क्या आने वाले हैं साइन, क्योंकि मैं अल्टरनेट एंगल लिख रहा हूँ। फिर क्या आएगा, नीचे की ओर है 5 न्यूटन, तो -5, कितना आ जाएगा sin 37 इज 4/5 -5, तो दिस इज 2, 8 - 5 दैट इज 3 न्यूटन। तो नेट वर्टिकल फोर्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है वर्टिकली अपवर्ड होगा, दैट इज फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड। नेट फोर्स जो होगा किधर आने वाला है, वर्टिकली अपवर्ड। ओके,
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप जरूर इसका ट्राई करना और फिर आप कमेंट करके आंसर बताना। मैं फाइनली आपको बता दूंगा आंसर आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का 30 डिग्री पे, एक इधर 15 न्यूटन का 60 डिग्री पे। तो नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स बताना है। बताना है वर्टिकल कितना है और हॉरिजॉन्टल कितना है। ओके, इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपका अगर लेक्चर मिस हो रहा है तो जरूर लेक्चर को देखा करें, अदरवाइज समझने में आपको काफी दिक्कत होगा। तो शुरू से ही लेक्चर को आप देखिए। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ सजेशंस है तो जरूर बताएं, सो दैट कि आई इम्प्रूव फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।